नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त विपिन कुमार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर्ट बाय विपिन में, जहां पर टीजीटी, पीजीटी, नेट कला विषय के लिए तैयारी की जाती है और कराई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं, आप स्क्रीन पर देख ही रहेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्तूप कला के विषय में। तो इससे पहले कि आज की हम क्लास शुरू करें, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीच में स्किप कर जाते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे, आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए चीजों को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। मैं आश्वासन दिलाता हूं आप लोगों को कि यहाँ से स्तूप कला से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए शुरू से आखिर तक वीडियो में जरूर बने रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है स्तूप कला। स्तूप कला को आज हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इमेज में आपको ये जो इमेज दिख रही है, इसमें हमने स्तूप को दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्तूप की संरचना दिखाई गई है। तो स्तूप कैसा होता है, क्या इसके अंग होते हैं, उन सारे विषय में आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। स्तूप की संरचना को लेकर ही शुरू करते हैं, फिर इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके जो इतिहास है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जो चीजें पहले बनाई गई और जो चीजें इसमें बाद में ऐड की गई, उन सारी चीजों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये वाला अंग दिखाई दे रहा होगा इसमें, तो इसको बोलते हैं अंड। ठीक है, ये जो अर्ध गोलाकार यानी कि उल्टे कटोरे के समान आपको जो ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अंड। ठीक है, सबसे पहले संरचना इसी की गई थी अशोक कालीन यानी मौर्य काल में। जो भी स्तूप बनाए गए वो पहले अंडाकार बनाए गए, अर्ध अंडाकार यानी अर्ध गोलाकार बनाए गए थे। उसके बाद में उसके ऊपर यहाँ पर देखिए ये जो चौकी टाइप की है, इसको बोलते हैं हर्मिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हर्मिका। इसको हर्मिका बोलते हैं। ये स्तूप का सबसे पवित्र स्थान होता है। यही वो स्थान है जहां पर बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां या उनके जो स्मृति चिन्ह होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। इसलिए ये स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है। इसको हर्मिका बोलते हैं। और इसी हर्मिका के बीचों बीच देखिए ये छतरी नुमा कुछ ऐसे तीन चक्र टाइप होते हैं। इसको चक्री बोलते हैं या छत्र बोलते हैं। ठीक है, ये तीन छत्र या तीन छत्र लगे हुए होते हैं, इसको छत्र या फिर छतरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, छतरी या फिर इसको छत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि इसमें बाद में क्या क्या जोड़ा गया। देखिए मौर्य काल में जो अशोक ने जो ये स्तूप बनवाए, इसमें यहीं तक का ये सब चीजें बनवाई थी। लेकिन इसके बाद में जब शुंग आए तो शुंगों ने क्या किया, पहले तो इनको तोड़ा, लेकिन फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं ये सब गलत है, तो इन्होंने इनकी मरम्मत कराई। देखिए पहले जो मौर्य काल में जो स्तूप बने वो ईंटों से बनाए गए थे, पक्की ईंटों से। लेकिन जैसे शुंगों का राज आया तो शुंगों ने इनकी रिपेयर करवाई, मरम्मत कराई, तो इन्होंने क्या किया, इनको पत्थरों से बनवाना, मतलब पत्थरों से ढकना शुरू कर दिया। इनकी जो बाहरी जो परत, मतलब जो बाहर से इन पे पत्थरों की वो परत चढ़वाई, पत्थर लगवाए। और इसमें दो चीजें और ऐड की उन्होंने। देखिए यहाँ पर एक तो ये और एक ये, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, यानी कि जो परिक्रमा लगाने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, ये प्रदक्षिणा पथ इनको इसने ऐड कराया था स्तूप के अंदर, तो शुंग राजाओं ने इनको ऐड कराया। उसके बाद में देखिए ये आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे, ये चार खंबे से चारों दिशाओं में खड़े हुए, इनको बोलते हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार, इनको तोरण द्वार बोलते हैं। ये चारों दिशा में इन्हीं पर नक्काशी और मूर्तियों का निर्माण कराया गया। अब ये किन्होंने कराया? ये कराया सातवाहनों ने। सातवाहनों ने इनका जो है ये निर्माण कराया, तोरण द्वारों का। तो इस प्रकार से आपका जो इसकी संरचना है, आई थिंक आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये प्रदक्षिणा पथ है दोनों, ये तोरण द्वार है। और देखिए ये जो प्रदक्षिणा पथ की जो दीवार है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेधी, इसको मेधी बोलते हैं। और ये जो बाहर वाली दीवार है इसको वेदिका बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेदिका। आई थिंक आप सभी लोगों को जितना मैं बता रहा हूँ सब चीजें समझ में आ रही होगी। हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
और बात करते हैं अब इसके हिस्ट्री के विषय में। ठीक है, इसके हिस्ट्री के विषय में अब हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बौद्ध स्तूप जो है, ये जो स्तूप है, ये बेसिकली बौद्ध कला से यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंदर बौद्ध भिक्षु होते थे जो, या जो बुद्ध भगवान थे, उनके अवशेष जो है इस स्तूप में रखे जाते थे संरक्षित तौर पर, और ये बौद्धों का बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता था। ठीक है, ये एक तरह का मकबरा था। ठीक है, स्तूप जो है ये एक तरह का मकबरा है। ठीक है, और इन मकबरों की जो तुलना है वो मिस्र के पिरामिडों से की जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्तूप है उनकी तुलना किससे की जाती है, तो इनकी तुलना जो है वो मिस्र के पिरामिड से की जाती है। मिस्र के पिरामिड पिरामिड से इनकी तुलना की जाती है। ये स्तूप जो है मिस्र के पिरामिड के इक्वल माने जाते हैं, क्योंकि मिस्र के जो पिरामिड है उनमें भी अवशेष या मम्मियां रखी गई है। ठीक है, और इनके अंदर भी उनके अवशेष रखे जाते हैं जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, इसलिए ये पिरामिडों के समतुल्य माने जाते हैं, या फिर इसको मकबरा भी कह सकते हैं। ठीक है, मकबरा मकबरा बेसिकली मोमडन लोगों के लिए होता है, मोमडन लोग बनवाते हैं मकबरे को, तो उसमें भी उनकी जो कब्रें होती हैं वो रखी जाती हैं। उसी प्रकार इसमें भी इनके अवशेष रखे जाते हैं, इसलिए इसको मकबरा या फिर मिस्र के पिरामिड के समतुल्य माना गया है। चलिए अब देखते हैं। देखिए, जो पिरामिड, ये सॉरी पिरामिड कह रहा हूं मैं, ये जो स्तूप थे, स्तूपों की जो रचना है, जो इनका निर्माण है, वो मौर्य काल से प्रारंभ होता है, और अशोक बेसिकली अशोक के टाइम से प्रारंभ होता है, क्योंकि अशोक ने 84,000 पूरे भारत के अंदर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ये किससे निर्मित थे? पक्की ईंटों से निर्मित थे। ठीक है, ये स्तूप जो है पक्की ईंटों से निर्मित थे। और ये किस लिए कराए गए थे, इनका निर्माण किस लिए कराया था सम्राट अशोक ने? इनका निर्माण सम्राट अशोक ने इसलिए कराया था ताकि ये बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कराया था, बौद्ध धर्म को बढ़ा सके, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने इन सब का निर्माण कराया था, स्तूपों का। ठीक है, अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य तो बेसिकली जैन धर्म को अपनाया हुआ था, लेकिन क्या हुआ, जब कलिंग का जब युद्ध अशोक ने जीत लिया, तो उस कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध ना करने के लिए अपने आप को तैयार किया कि मैं आज के बाद में युद्ध नहीं करूंगा, और वो बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया। ठीक है, उसने अपने बौद्ध धर्म अपना लिया, जैन से वो बुद्ध की तरफ मुड़ा। ठीक है, वो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा का मार्ग अपना लिया, इसलिए उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, चलिए देखिए, स्तूप जो है एक तरह का मकबरा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब चलिए हम अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। दूसरी स्लाइड में क्या क्या है वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब देखिए हम बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्तूप हैं, किन किन स्तूपों के विषय में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आज मैं आपको सारी चीजें पूरी डिटेल्स में यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखिए, बात करते हैं भारत में स्थित स्तूपों के विषय में। देखिए, सबसे पहले बात आती है सांची का स्तूप। यहाँ पर मैं स्तूप तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आज हम उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देंगे, उन्हीं स्तूपों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सांची का स्तूप। देखिए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद भरूच का स्तूप पढ़ेंगे, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अमरावती का स्तूप, ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। सारनाथ स्तूप, ये उत्तर प्रदेश में है। और पीपर हवा स्तूप, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो देखिए दो दो ये हमने यहाँ पर 3 प्रदेश चुने हैं, और इन तीनों प्रदेशों के दो दो हमने यहाँ पर स्तूपों को ले लिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सांची और भरूच मध्य प्रदेश में है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। और सारनाथ और पीपर हवा ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सांची के स्तूप के बारे में। ठीक है, सांची के स्तूप को हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं यहाँ से लेटर्स का कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक देखने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक ज्यादा नहीं चमक रहा होगा, इसलिए मैं इसको व्हाइट या फिर येलो कर देता हूँ।
चलिए, आई थिंक आप सब लोगों को अब सही से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सांची के स्तूप के विषय में। तो देखिए, सांची का स्तूप मैंने अभी आपको बताया मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के विदिशा, ठीक है, ये क्या है, विदिशा एक जिला है, वो विदिशा एक जगह है, इससे 9 किलोमीटर दूर, ठीक है, 9 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में रायसेन जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सांची का स्तूप कहाँ पर है, किस प्रदेश में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाए किस जिले में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन जिला। और अगर पूछा जाए कि किस स्थान में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है सांची का स्तूप। ठीक है। अब देखिए, इसके निर्माण के विषय में अगर हम बात करें, तो इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने कराया था। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था और ये ईंटों से निर्मित है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने कराया और ये ईंटों से निर्मित है, पक्की ईंटों से इसका निर्माण कराया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब सुंगों ने इसको तोड़ दिया, ध्वस्त करने की कोशिश करी, लेकिन फिर बाद में उनको पछतावा हुआ और उन्होंने इसका दोबारा से जो है जीर्णोद्धार कराया और उसमें इन्होंने इसको पत्थरों से निर्मित कराया, इसके ऊपर पत्थरों की लेयर चढ़ाई और उसके बाद में इसमें दो, यानी कि दोहरी वेदिका का इसमें निर्माण कराया इन्होंने। और इसके जो चारों तरफ जो तोरण द्वार बने हुए हैं, इन तोरण द्वारों को सातवाहनों ने बनवाया। किन्होंने बनाया? सातवाहन राजवंश ने। ठीक है, सातवाहन जो राजवंश था, उनके राजाओं ने जो है इनके चारों तरफ, चारों दिशाओं में तोरण द्वार बनवाए। लेकिन जो दो वेदिका थी, ठीक है, दोहरी वेदिका का जो निर्माण था वो किसने कराया? वो शुंग राजाओं ने कराया। ठीक है, वेदिका या प्रदक्षिणा पथ का जो निर्माण था वो शुंग राजाओं ने कराया। अब देखिए, सांची के स्तूप की जो इसकी माप वगैरह के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछता है कि सांची का स्तूप कहाँ पर है, किसने बनवाया, किसने बाद में इसमें चीजों को ऐड कराया, और इसकी माप भी बहुत कम पूछते हैं, नेट लेवल का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, इसकी माप के विषय में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जानना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है, जो सांची का स्तूप है, देखिए इसकी परिधि जो है वो 36 मीटर है। कितनी है? 36 मीटर। और इसकी जो लंबाई है, तो इसकी जो लंबाई है वो 16 मीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई 34 फीट है। ठीक है, 36 मीटर इसकी परिधि है। इसकी जो लंबाई है वो 16 मीटर है। और तो इसके जो तोरण द्वार है वो 34 फीट ऊंचे हैं। लंबाई से मतलब है इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 16 मीटर है। 36 मीटर की इसकी परिधि है। परिधि का मतलब ये अगर गोला है तो इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 36 मीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है, ये जो ऊंचाई है, ठीक है, 16 मीटर है। उसके चारों तरफ जो तोरण द्वार बने हुए हैं उनकी ऊंचाई जो है वो 34 फीट है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा सांची का स्तूप जो है वो क्लियर हो चुका है। सांची के स्तूप से केवल इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे स्तूप की ओर। तो देखिए, दूसरा स्तूप है हमारा भरूच का स्तूप। ठीक है, भरूच का स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन ये किस जिले में है? ये सतना जिले में है। वो रायसेन जिले में था, ये सतना जिले में है। ठीक है, दोनों में केवल ये अंतर है कि वो रायसेन जिले में था, ये सतना जिले में है भरूच। अब देखिए, इसकी खोज के विषय में बात करते हैं। इसकी खोज 1873 में जनरल कनिंघम, ठीक है, कनिंघम ने की थी। इसकी खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। ये मौर्यकालीन है, क्योंकि जाहिर सी बात है अशोक ने निर्माण कराया था, तो इसका ये मौर्यकालीन ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए, इसका जो विस्तार और विकास है शुंग काल में हुआ। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि शुंगों ने जो है इन पे दोबारा से पत्थरों की लेयर चढ़वाई, पत्थरों से इसको जो है नक्काशी वगैरह जो कुछ कराना था वो कराया इन्होंने। अब देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है हमारा, ये स्तूप किससे बना है? तो देखिए, पहले तो ईंटों से बना था जब अशोक ने बनवाया, लेकिन उसके बाद में जब इसका जीर्णोद्धार कराया शुंगों ने, तो इस पे लाल चुनार पत्थर, लाल चुनार पत्थर, यानी जो बलवा रवेदार पत्थर होता है, उससे बाद में इसका निर्माण कराया। अब देखिए, पांचवा जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। पांचवा जो पॉइंट है, इसके तले का व्यास जो है ये 68 फीट है। ठीक है, 68 फीट। 68 फीट को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इसको अपना छठा पॉइंट। ठीक है, भरूच जो है, भरूच का स्तूप जो है वो हीनयान से संबंधित है। ठीक है, हीनयान से संबंधित है भरूच का स्तूप। हीनयान मतलब दो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म में, एक हीनयान और एक महायान।
अब देखिए हीनयान क्या था और महायान क्या था, ठीक है। हीनयान जो था वो पुराना है, महायान जो है वो बाद का है। हीनयान में क्या था, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ये प्रतीकों की पूजा करते थे। लेकिन जब महायान बना चौथी बौद्ध संगति के अंतर्गत, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये लोग मूर्ति पूजा भी करने लगे। बस यही अंतर था, बाकी बौद्धों से संबंध, बुद्ध धर्म से ये भी संबंधित है और बुद्ध धर्म से वो भी संबंधित है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। इस स्तूप के अवशेष हमें कहाँ-कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब कहाँ-कहाँ पर संग्रहित है इस स्तूप के अवशेष। तो इस स्तूप के अवशेष जो है वो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता, जो कलकत्ता में संग्रहालय है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संग्रहालय कलकत्ता के अंदर भारतीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम भी बोलते हैं वो, इंडियन म्यूजियम म्यूजियम भी बोलते हैं इसको, जो कलकत्ता में है। दूसरा भारत कला भवन वाराणसी, ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी। और तीसरा नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद। इन 3 जगहों में इसके अवशेष देखने के लिए मिल सकते हैं आप लोगों को, जो इसके पैनल्स वगैरह हैं या जो यहाँ से मूर्तियां पाई गई है वो आपको वहां पर देखने के लिए मिल सकती है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारत कला भवन वाराणसी और नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने स्तूप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमरावती स्तूप। अब देखिए अमरावती स्तूप कहाँ पर है, अमरावती स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे ये स्तूप स्थित है। इसकी खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने की थी। इसकी खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने की थी। अमरावती स्तूप पर जो अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है, अमरावती स्तूप पर जो अभिलेख पाए गए हैं वो मौर्य कालीन है। जाहिर सी बात है, जब स्तूप जो है मौर्य काल में बने तो मौर्य कालीन ही इस पर अभिलेख पाए गए। और ये किसमें है, ब्राह्मी लिपि में। अब देखिए मौर्य कालीन में जो भी स्तंभ बनाए गए मौर्य काल में या जो भी स्तूप बनाए गए, इसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो है ज्यादातर लिखी गई है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि ज्यादातर लिखी गई है। ये स्तूप मौर्य कालीन है, वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ये स्तूप संगमरमर का बना है, ये महत्वपूर्ण चीज है इसमें। अगर पूछा जाए कि कौन सा स्तूप संगमरमर का बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती स्तूप, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसा स्तूप है जो संगमरमर का बना है। इसी कारण से इस पर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है और हाई रिलीफ में नक्काशी की गई है। इसलिए ये अपनी नक्काशी के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके जितना खूबसूरत कोई भी स्तूप नहीं है, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा सुंदर स्तूप अमरावती का स्तूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए इसका जो व्यास है, ठीक है, कितना है इसका व्यास, 193 फीट, ठीक है। इसका व्यास कितना है, 193 फीट है, यानी कि काफी बड़ा ये स्तूप है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये स्तूप हीनयान एवं महायान दोनों संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। देखिए अमरावती का जो स्तूप है, हीनयान, हीनयान प्लस महायान, ठीक है, हीनयान प्लस महायान दोनों ही धर्मों से ये संबंधित है। और इस स्तूप की मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप है, ठीक है। अब देखिए गांधार शैली की छाप है इस स्तूप की मूर्तियों पर, ठीक है। अब देखिए बात, अब इस पर महायान की छाप किस प्रकार से है मैं वो समझा देता हूँ। देखिए स्तूप जो है वो बेसिकली हीनयान से संबंधित है, क्योंकि उसमें जो है बुद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो साधु होते हैं उनके अवशेष रखे जाते हैं उसमें। तो जो अवशेष है, जो प्रतीक है, वो हीनयान के प्रतीक है, ठीक है। हीनयान धर्म में प्रतीकों की पूजा की जाती थी। लेकिन महायान में क्या हुआ, मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। अब देखिए इस स्तूप में क्या है, इस स्तूप में मूर्तियां पाई गई है, ठीक है। और वो भी किस शैली की, गांधार शैली की। अब देखिए गांधार शैली कब अपने उसमें मतलब कब विकसित हुई, कब इसका जन्म हुआ गांधार शैली का, तो देखिए जब चौथी बौद्ध संगति हुई कनिष्क के समय में, तो उस टाइम पर हीनयान और महायान दोनों धर्म अलग अलग हो गए। मतलब पहले तो केवल ये हीनयान था, अब उसमें से महायान अलग हो गया, ठीक है। और महायान ने मूर्ति पूजा को अपनाया। तो जब गांधार शैली उत्पन्न हुई तो उसमें मूर्तियां बनाई गई बुद्ध की, और इस स्तूप में जो मूर्तियां पाई गई उसमें गांधार शैली की छाप है। इसलिए इसमें हीनयान और महायान दोनों का ही समावेश है, दोनों से ही संबंधित है, हीनयान से भी और महायान से भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। ये स्तूप सबसे ज्यादा अलंकृत है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया भी था, ये स्तूप सबसे ज्यादा अलंकृत है। संगमरमर का होने के कारण इस पर नक्काशी बहुत ही खूबसूरत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये अमरावती का प्राचीन नाम क्या है, ये कई बार पूछा गया है। जो अमरावती है इसका
प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है धान्य कटक। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है धान्य कटक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए इसके अवशेषों को हम कहां कहां पर देख सकते हैं? देखिए इसके अवशेषों को हम राजकीय संग्रहालय चेन्नई में देख सकते हैं, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में देख सकते हैं, और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में देख सकते हैं। ठीक है, कहां कहां पर? राजकीय संग्रहालय चेन्नई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आंध्र प्रदेश में साउथ की तरफ है, दक्षिण में है, तो दक्षिण के ही किसी न किसी संग्रहालय में इसके अवशेष पाए जाने हैं। तो इसके अवशेष राजकीय संग्रहालय चेन्नई में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इसके जो अवशेष है वो संग्रहित है। ठीक है, तो ये जो अमरावती का स्तूप है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है अमरावती से। ठीक है, तो इसको आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इन जो भी पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट से अलावा और कुछ भी कहीं से भी कोई भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो स्तूप है वो है नागार्जुन कोंडा। ठीक है, नागार्जुन कोंडा भी हमारा आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से है, साउथ से दक्षिण में जो है ये दो जो स्तूप है वो बहुत फेमस है, दक्षिण के आंध्र प्रदेश के, नागार्जुन कोंडा और अमरावती। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं नागार्जुन कोंडा के विषय में। अब देखिए नागार्जुन कोंडा जो है ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, और जो अमरावती का जो स्तूप है इससे लगभग 95 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 95 किलोमीटर दूर है, आंध्र प्रदेश में है। यह स्तूप कृष्णा नदी के किनारे, देखिए दोनों ही स्तूप जो है वो कहाँ पर है? कृष्णा नदी के किनारे है, अमरावती भी और नागार्जुन कोंडा भी। अब देखिए नागार्जुन कोंडा जो है ये नागार्जुन पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम जो है नागार्जुन कोंडा रखा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसे इक्ष्वाक इक्ष्वाक शासक जो है, इक्ष्वाक शासक चांतिमूल, ठीक है, चांतिमूल की भगिनी ने इसे इसका निर्माण कराया था। इसमें जो है चैत्य ग्रह व विहार का निर्माण जो है इक्ष्वाक शासकों ने कराया था। इस स्तूप का पता सर्वप्रथम लोगों को कब चला? तो 1926 में। अगर पूछा जाए कि नागार्जुन कोंडा स्तूप का सबसे पहले पता कब चला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। और इसी के एक साल बाद से यानी कि 1927 से इसका उत्खनन का कार्य शुरू हुआ, और इसके उत्खनन का कार्य जो इसको सौंपा गया वो थे लॉर्ड हर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड हर्स्ट ने जो है इसका उत्खनन का कार्य शुरू कराया, और ये 1927 से लेकर 1959 तक इसका खुदाई का कार्य यानी कि उत्खनन का कार्य चलता रहा। और इस स्तूप यह स्तूप जो है अपनी कलाकृतियों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत सी मूर्तियां पाई गई है, और इनमें जो है जो भी मूर्तियां पाई गई है इसमें विदेशी लक्षण पाए गए हैं, यानी कि जो ईरान इराक की तरफ के, जो अफगान की तरफ के जो मूर्तियां थी उनके लक्षण यहाँ पर जो है इसमें पाए गए हैं, विदेशी लक्षण पाए गए हैं यहाँ की मूर्तियों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नागार्जुन कोंडा भी खत्म हो जाता है। केवल नागार्जुन कोंडा से जो याद करने जो योग्य चीजें वो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि कहाँ पर स्थित है, किस नदी के पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है, बस। और इसका उत्खनन का कार्य किसने कराया, बस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी शायद पूछे जाए, 99% चांस है। तो आप सब लोग जितना भी आज मैंने पढ़ाया सब चीज नोट कर लीजिए। अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा समझ में ना आए तो तीसरी बार भी वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सब कुछ फ्री है, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रहेगी, आप सबके लिए 24 घंटे ओपन है सब कुछ यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग वहां से बार बार देखकर भी जब तक समझ में ना आए, आप लोग जब तक संतुष्ट ना हो जाए तब तक आप लोग वीडियो देखते रहें। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे, आपके डाउट को सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा जल्द ही होने वाली है और नोटिफिकेशन निकल चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग